चलो बुक दो एक जल्दी से फटाफट। लॉजिकल रीजनिंग। थैंक यू। ठीक है, तो हमको चैप्टर 6 करना है, इसका 7 8 हमने निपटा दिए। बस उसमें ट्रुथ टेलर्स बचा है जो मैं बाद में कराऊँ लास्ट में। ठीक है, हाँ, ट्रुथ टेलर्स। आ जाओ, जाओ, लेट क्यों हो गई? ट्रैफिक, सुबह सुबह ट्रैफिक था? कहाँ था ट्रैफिक? कहाँ से आते हो तो? चलो आ जाओ, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, पेज नंबर 322। मैंने एलआर लिख दिया है, अब तुम दोनों बुक में से देख लो किस। चलो स्टार्ट करते, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इधर पे देखोगे, पहला एग्जाम्पल रीड करो सब लोग एक बार। देखो, कॉज एंड अफेक्ट रीजनिंग में क्या होता है, स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसके ऊपर तुम्हें अफेक्ट बताना रहता है कि इस कॉज का क्या अफेक्ट होगा। जैसे मान लो पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी कमोडिटीज के भी प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर जगह की बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। पेट्रोल के प्राइस का इंक्रीज होना इज द कॉज, और इफेक्ट क्या है उससे, बाकी कमोडिटीज के प्राइस का बढ़। ठीक है, तो इसी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपको कॉजेस दिए हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इफेक्ट बताना है कि ये उसका इफेक्ट है कि नहीं है। वैसे ही जैसे अपन फॉलोज नॉट फॉलोज, वैसे ही इसमें इफेक्ट है कि नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इधर पे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, पेज नंबर 322 पे बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल, वहां लिखे हुए हैं दो स्टेटमेंट, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो अब ये ऑप्शंस दिए हुए कि क्या इसमें ट्रू है क्या फॉल्स, मतलब देखते जाओ। स्टेटमेंट 1 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 2 इज द रिस्पॉन्स। क्या सही होगा ये देखना है। तुम रीजन और रिस्पॉन्स समझ रहे हो, समझते हो ना, रीजन और रिस्पॉन्स। तो इसमें बताना है स्टेटमेंट 1 रीजन है कि स्टेटमेंट 2 रीजन है, और उसमें रिस्पॉन्स कौन सा स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक रीजन होगा तो दूसरा कौन होगा, और ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही ना, है ना। तो वो ऐसे टाइप्स है सारे। चलो देखते हैं कैसे कैसे टाइप। चलो यहाँ पे देखते हैं, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 1 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 2 इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, ये एक रीजन है क्यों वर्क हार्ड करना चाहिए, उसका फिर रिस्पॉन्स, ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, है ना। तो अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो उधर से तुमको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 को क्या बोल देंगे, रीजन, और स्टेटमेंट 2 को क्या बोल देंगे, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो फिर बी स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट 2 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 1 इज द रिस्पॉन्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1
एंड टू आर नॉट डिपेंडेंट रीजन। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा था? हो सकता है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजंस। अब इसमें क्या हो सकता है, दो रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं, वो आगे भी वैरायटी दिखाऊंगा कौन से स्टेटमेंट्स में। अभी क्या है, ये डायरेक्ट रीजन रिस्पॉन्स था। तो एक हो गया रीजन, दूसरा क्या हो गया, रिस्पॉन्स। फर्स्ट वन इज द रीजन एंड सेकंड वन इज द रिस्पॉन्स। आ जाओ इधर पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आगे आओगे तो इधर पे लिखा है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में यहाँ पे बेटा लाइन लिखी हुई है, उसको आप मार्क कर सकते हो चाहो तो। फर्स्ट लाइन में ही दिया है where there will be a direct reason and response type of statement। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो कि टाइप 1 कौन सा है, डायरेक्ट रीजन एंड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें देखो उसी का एग्जांपल नीचे, एप्पल हैज विटामिन डी दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। सेकंड क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर्स एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे। बताओ कौन सा कौन सा रीजन है, रिस्पॉन्स है, क्या है, बोलो। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 2 इज द रिस्पॉन्स, पहला ऑप्शन। फिर से स्टेटमेंट 2 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 1 इज द रिस्पॉन्स, दूसरा ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट डिपेंडेंट, ये तो बहुत ही गलत बात है, डिपेंडेंट तो है ही। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन। बेटा ये ऑब्वियसली एक बोल रहा है कि डॉक्टर हैज एडवाइस टू ईट एप्पल एवरी डे, और दूसरा क्या बता रहा है, विटामिन डी के। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, और दो एक रीजन है तो दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स है। मतलब पहचानना क्या है इसमें तुमको कि कौन सा रीजन है कौन सा रिस्पॉन्स। इसी को मैंने अंडरलाइन करा है, ये कैसे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है, देखो ये अंडरलाइन किया हमने, डायरेक्ट रीजन एंड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, कि एक स्टेटमेंट रीजन होगा, दूसरा क्या होगा, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, डॉक्टर एडवाइस टू ईट एन एप्पल एवरी डे, ये रीजन है, और इसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा एप्पल हैज विटामिन डी एंड हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। समझ पा रहे हो? तो इधर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 1 इज द रिस्पॉन्स। इसको डायरेक्ट रीजन रिस्पॉन्स टाइप बोलते हैं। ठीक है, कर पाओगे? आओ एक और टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में भी मार्क कर लो, those cases in which both the statements will be the response of some common reason। मतलब अब ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी थर्ड कॉमन रीजन की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, 24 आवर्स पुलिस पेट्रोलिंग इज गोइंग ऑन इन द सिटी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ राइट्स वगैरह हुए हो जिसकी वजह से कर्फ्यू लगा है, और उसी की वजह से क्या हो रही है, पूरे दिन पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन कर्फ्यू लगा है इस वजह से पेट्रोलिंग हो रही है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी तीसरे कुछ इंसिडेंट हुआ होगा वहां पे, या हो सकता है राइट्स हुए हो या कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से क्या हुआ है, कर्फ्यू भी लगा है और पेट्रोलिंग भी हो। तो स्टेटमेंट 1 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 2 इज द रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट 2 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 1 इज द रिस्पॉन्स, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट डिपेंडेंट। बेटा डिपेंडेंट तो है, कुछ तो तीसरा काम हुआ है उधर पे जिस वजह से ये सब चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन, और नेक्स्ट है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ सम कॉमन रीजन। तो क्या हो जाएगा इसमें, मैं बोला ना कुछ तो एक कॉमन रीजन होगा जिस वजह से कर्फ्यू भी लगा है और पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई। क्या हो जाएगा, अब समझ पा रहे हो ऑप्शंस कैसे कैसे बनते हैं, और ये क्या हो गया, किसी तीसरी चीज से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो क्या? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई। नेक्स्ट चलते टाइप 3। अब इधर पे भी अंडरलाइन कर लो, टू स्टेटमेंट्स आर द रिस्पॉन्स ऑफ सम नॉट डिपेंडेंट रीजन। Two statements are the response of some not dependent reason। इसका एक बार एग्जाम्पल ट्राई करो। थक गए? तो वही तो बोल रहा है। ठीक है, देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, डॉक्टर एडवाइस टू ईट एन एप्पल एवरी डे। तो भाई ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसा सी और डी में आएगा कंफ्यूजन, कि सी होना चाहिए या
डी होना चाहिए। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट डिपेंडेंट रीजंस, या फिर बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन। तो क्या होगा बेटा, कुछ राइट्स हुए होंगे, उसी के रिस्पॉन्स में तो कर्फ्यू लगा होगा ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स। सेकेंड स्टेटमेंट, डॉक्टर एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे, यार उसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे जिस वजह से रिस्पॉन्स में क्या किया, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, रिस्पॉन्स। लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। एक है क्योंकि विटामिन डी में बेनिफिशियरी विटामिन होते हैं, उस वजह से डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, सो दिस इज द रिस्पॉन्स। सेकंड क्या है, कर्फ्यू मतलब कर्फ्यू क्यों लगा है, क्योंकि कुछ राइट्स हुए होंगे, उस वजह से यहाँ पे कर्फ्यू लगा है, सो दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्स, बट द रीजंस आर नॉट डिपेंडेंट। समझ पा रहे हो टाइप्स? आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कॉजेस। ये अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कॉजेस, देयर कैन बी डिफरेंट कॉजेस इन द फॉलोइंग कैटेगरी। यहाँ पे इमीडिएट कॉज, प्रिंसिपल कॉज, इंडिपेंडेंट कॉज। एक बार इन तीनों को आप लोग रीड करो फटाफट से। रीड करो। हो गया, कर लिया रीड। तो जब बेटा कॉज और अफेक्ट आपस में लिंक्ड नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट कॉज। उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। अब किसी एक मेन कॉज की वजह से कुछ सर्टेन इवेंट्स हुए हो, कुछ साइकिल ऑफ इवेंट्स हुए हो, तो उस कॉज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कॉज। और इमीडिएट कॉज का मतलब, उसने एग्जांपल से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे। इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंसिडर द एग्जांपल ऑफ स्नोफॉल, वाटर इज हीटेड बाय द सन एंड इट इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इधर पे होती क्यों है स्नोफॉल, ये पूरा आपका जो साइकिल चलता है उसी वजह से क्या होता है स्नोफॉल। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इमीडिएट कॉज। इसको क्या बोलते हैं अपन, इमीडिएट प्रिंसिपल। और उसके बाद क्या पढ़ा आपने, इंडिपेंडेंट कॉज। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए तुम्हारा। इधर नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज नंबर 326। देखो उधर पे लिखा हुआ है, डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर गिवन। देयर मे बी कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। दीज टू स्टेटमेंट्स मे बी द अफेक्ट ऑफ सम cause of it or independent causes. These statements may be independent causes without any, मतलब कैसे कैसे केस है बेटा, हो सकता है cause and effect में डायरेक्ट रिलेशन हो, या फिर हो सकता है cause and effect में कुछ थर्ड कॉमन रिलेशन हो लेकिन डायरेक्ट रिलेशन ना हो, और हो सकता है उनमें कोई रिलेशन ही ना हो। तो उसी को इनने ऑप्शंस के फॉर्म में दे दिया है, गिव आंसर। अब ऑप्शन ए क्या है इधर पे, इफ द स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स अफेक्ट, तो आप क्या डाल दोगे उसको, ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ द स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द अफेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या आ जाएगा, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। और फिर ऑप्शन डी में क्या आ जाएगा, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द अफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ठीक है, तो सी और डी में फर्क समझते हो तुम, यहाँ पे वो कॉजेज हैं और यहाँ पे वो क्या है, अफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉज। ठीक है, तो और गिवन आंसर ही, तो इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द अफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, ये मैंने बताया तुमको अभी। कॉमन कॉज से अभी एक एग्जांपल भी देखा अपन ने इसका, राइट्स और कर्फ्यू और पेट्रोलिंग वाला। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल सारे एक बार देख लेते हैं, सारा कवर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 1 अब तुम करके दिखाओ फटाफट। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयरबाय डैमेजिंग द क्रॉप्स ग्रेटली। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स अफेक्ट। क्या हुआ यहाँ पे, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर
ड्यूरिंग दिस समर देयर बाय डैमेजिंग द क्रॉप्स ग्रेटली। मतलब क्रॉप्स क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब क्रॉप्स डैमेज हो गए तो बाकी बचे हुए क्रॉप्स की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। समझ पा रहे हो, ये अब जितना पढ़ा है ना उससे इजी वाला ही पार्ट बचा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, police resorted to Lathi to disperse the unlawful gathering of large number of people. The citizen forum called a general strike in protest against the police atrocities. बोलो क्या होगा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस वजह से क्या होगा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज। ठीक है, तो वन इज द कॉज एंड सेकेंड इज द अफेक्ट। उधर गैदरिंग थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके अगेंस्ट में क्या किया, सिटीजन्स ने वहां पे स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, तो उधर क्या हो गया, हाँ स्ट्राइक पे स्ट्राइक, समझ गए। तो क्या हो गया, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द अफेक्ट। समझ में आता है, पक्का। चलो नेक्स्ट, ऑब्वियसली देयर विल बी अ नंबर ऑफ अस्थमा केसेस इन द सिटी, जिसकी वजह से ही क्या हुआ वहां पे, पुलिस ने पुलिस बोल रहा हूँ, सिटी सिविक अथॉरिटी ने क्या किया वहां पे, पोल्यूशन कंट्रोल। क्योंकि अस्थमा केसेस इंक्रीज हुए इसलिए उधर पे क्या लगा, पोल्यूशन कंट्रोल। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द अफेक्ट। समझते हो, पक्का। पहले से तो पोल्यूशन कंट्रोल करने लगेंगे नहीं जब तक मरेंगे नहीं लोग बाग, है ना, तब तक थोड़ी करेंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में दो स्टेटमेंट है, एक इधर लिखा है द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। हाउस ब्रेकर्स समझते हो ना, घुसपैठिए, हाँ चोर चक्के, तब तो जानते ही होगे तुम तो। चलो नहीं जानते, द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। इधर पे स्टेटमेंट, द सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। बोलो बोलो बोलो, हम्म। तो स्टेटमेंट 1 क्या था बेटा, द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। अब ये होगा कब, जब बहुत सारे घरों में चोरियां होंगी तो पुलिस ने क्या किया, उधर से बहुत सारे होम ब्रेकर्स को पकड़ा। और दूसरा क्या, इस वजह से ही, इस इन बढ़ती हुई चोरियों की वजह से ही क्या हुआ, सिटीजन्स ने अपने लोकेलिटी में विजिल करना चालू, विजिल करना मतलब पहरा देना। ठीक है, हाँ हाँ पहरेदारी देना। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, किसी तीसरे तीसरे पे डिपेंडेंट है। तो क्या हो जाएगा इधर पे, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई देखो क्या लिखा हुआ था आपके पास, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द अफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज। कॉज वाज द इंक्रीज थेफ्ट्स इन द सोसाइटी। समझते हो, पक्का कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर कर पाओगे तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सीधा अब तुम लास्ट 10 पे, पेज नंबर 328। तो क्या हो जाएगा उसमें, डायरेक्ट रीजन रिस्पॉन्स रहता है तो ए या बी आता है। किसी तीसरे पे वो डिपेंडेंट कॉजेज रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सी और डी में देखो क्या दिया हुआ है, सी में इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, और डी क्या लिखा हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द अफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। अब ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, कॉजेज है। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, कॉजेज। देयर इज अ कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द वाटरबोर्न डिजीज इन सिटी ए ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। अब ये क्या है, कॉज है। ये क्या है, कॉज है। क्या हुआ है तुम्हारे पास इधर पे, वाटरबोर्न डिजीज से जो, वाटरबोर्न समझते हो ना, पानी से होने वाली बीमारियां,
ठीक है, देयर इज अ कंसिडरेबल रिडक्शन, अब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुई है बीमारी, ठीक है। तो अब इधर पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज ओपन 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल, अगर अब बीमारियां कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या हॉस्पिटल खोलेंगे क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ हॉस्पिटल खोलना भी एक कॉज है और वाटर ब्रोन का रिडक्शन भी क्या है, कॉज है। हाँ मतलब उससे अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट होगा कि अब न्यू पेशेंट्स कम होंगे स्टेटमेंट 1 की वजह से, और जो न्यू पेशेंट्स होंगे तो स्टेटमेंट 2 की वजह से उनको क्या मिलेगा, और ज्यादा हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो दैट विल बी द अफेक्ट, अगर आगे स्टेटमेंट 3 भी लिख दिया किसी, समझ पा रहे हो, पक्का। तो यहाँ पे होता है कॉज इन अफेक्ट रीजनिंग खत्म, ठीक है, इतना ही है, क्वेश्चन भी करा दिए मैंने 5, 10 में 5 मैंने करा दिए, 5 तुम पे छोड़ दी, कर लोगे, बहुत बढ़िया। कोडिंग डिकोडिंग इसका टॉपिक 4 हम कर चुके हैं। हाँ, अब आते हैं अपन ड्राइंग, सॉरी डिराइविंग कंक्लूजन, ड्राइंग इन्फरेंस भी है इसके बाद, हाँ इसके बाद है ड्राइंग इन्फरेंस। चलो आ जाओ, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस। तो जैसे अभी आपने देखा अपने पास क्या था, कॉज एंड अफेक्ट रीजनिंग था, वैसे ही डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस में क्या होता है, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, मतलब एक पूरा पैरा दिया रहेगा, उसमें से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन से स्टेटमेंट्स फॉल, ठीक है। तो उसको अपन देखना है, चैप्टर का नाम क्या है, डिराइविंग कंक्लूजन। तो इनमें ना बहुत ज्यादा कुछ पैटर्न्स या तुम्हें पहचानना ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो डिराइविंग कंक्लूजन्स के भी आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगी, जैसे अभी हमने कितना भी समझा लिया, लेकिन तुम्हें समझ कब आई टॉपिक की, जब कॉज एंड अफेक्ट के क्वेश्चंस किए, वैसे ही इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। बस यहाँ पे होगा क्या, जो स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे वो क्या होंगे, इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब एक इन्फ्रेंस होगा, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा होगा पैराग्राफ पे बेस्ड, उससे तुम्हें बताना है whether this is definitely true, probably true, data provided is inadequate, या फिर probably false, या फिर definitely false, ये बताना है तुमको। अब जैसे मान लो एक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक केस देता हूँ कि इंक्रीज हो रहे थे अस्थमा के केसेस, ठीक है। अब उस वजह से क्या किया, हॉस्पिटल्स भी हमने इंक्रीज कर दी, अब अस्थमा के केसेस इंक्रीज हुए और हॉस्पिटल भी इंक्रीज हुए, ये मैंने आपको स्टेटमेंट में बता दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑप्शन देके कि एक रीजन है इसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट्स को ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन 2, देयर इज अ डिक्रीज इन अस्थमा केसेस। अब बताओ दोनों में से क्या फॉलो होगा, क्या फॉलो, अब जब मैं बोल रहा हूं देयर इज अ डिक्रीज इन अस्थमा केसेस, तो भाई ये अस्थमा के केसेस इंक्रीज होने से और हॉस्पिटल्स के बढ़ने से इधर पे अस्थमा के केसेस कम होंगे, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, दिस माइट बी ट्रू बट इट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, बट हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमको डेटा क्या दिया हुआ है उधर पे इस बारे में नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डेटा प्रोवाइडेड इज इनएडिक्वेट, समझ पा रहे हो। और जो मैंने तुमको बोला, एक और क्या बोला, स्टेटमेंट दिया ना मैं तुमको, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं अपने तो क्या होगा, पेशेंट्स को और फैसिलिटीज मिलेंगी, ये ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, और फैसिलिटीज मिलेंगी, तो इसी टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसमें, कभी आप डेफिनेटली ट्रू मार्क करोगे, कभी प्रोबेबली ट्रू मार्क करोगे, कभी आपका डेटा इनएडिक्वेट आ जाएगा, या फिर प्रोबेबली फॉल्स, या फिर डेफिनेटली फॉल्स। तो ज्यादातर अब चलो नहीं बोलता, हाँ क्वेश्चन से ही समझना। तो आओ, इधर पे लिखा हुआ है बेटा ये सारे क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है देखो, अब इधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर लास्ट में जनरेशन तक, ये पूरा आपको केस स्टडी दी है, उस पे बेस्ड ऑप्शन दिए, उस पे बेस्ड क्या दिए आपको, स्टेटमेंट्स दिए, देखो द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कलेक्टेड डेटा, देयर वाज नो आउटब्रेक ऑफ डेंगू ओवर द लास्ट डिकेड, ये सब। अब इसमें आपको हर स्टेटमेंट में बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डेटा इनएडिक्वेट, प्रोबेबली फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स, इन 5 में से क्या होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे उस पैरा को, चलो शुरू हो जाओ। चलो 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 चलो,
क्या हो? करो रीड। कैसा आदमी है बैठा है, रीड करना भाई। 10 रुपए का पेटीएम आ गए। चल जल्दी रीड कर। और वो भी ना आए, नोटिफिकेशन हो बस। चलो हो गया बहुत। आ जाओ। इतनी देर क्या लग रही तुमको? चाहिए और टाइम? ले लो भैया, ऐसे ऐसे मत देखो। हमको क्या, हमको कोई टेंशन थोड़ी, हम आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दें। नहीं, रुक जाओ। इतना गुस्से में क्यों? नहीं। सारे कुछ भी नहीं, उससे पूछना नीचे। क्या नाम है उसका? शाश्वत खरे। याद हो गया, ये कौन था? ईशान। क्या नाम था? तो मान नहीं याद। शुभ। चलो ठीक है, आगे। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो रीड कर लिया, सीधे स्टेटमेंट्स पे आऊं या रीड करके एक्सप्लेन करूं ये पूरा? ठीक, धन्यवाद। द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया is controlled. Outbreaks of all diseases are reduced. क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे उनने मेजर्स तो लिए हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कंट्रोल हो ही गए हैं। हाँ, लेकिन हो सकते। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबली ट्रू। क्या हो जाएगा? प्रोबेबली ट्रू। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? हाँ, प्रोबेबली ट्रू। ये एमसीक्यू में ऐसे आएगा कि स्टेटमेंट के बाद लिखा होगा डेफिनेटली ट्रू, और उसके बाद 5 ऑप्शन। हाँ हाँ, पूरा इस ऑप्शन से। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, सो दैट इज प्रोबेबली ट्रू। और ऐसा लिखा ही है अगर स्टेटमेंट कि ऐसा हुआ है, देन इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो अभी क्या है, ये मेजर्स लेने के बाद कंट्रोल हुआ होगा, दिस इज प्रोबेबली ट्रू, लेकिन कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो दिस विल बी प्रोबेबली ट्रू। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कलेक्टेड डेटा
of outbreak of डेंगू in the past. क्यों, क्या बोला है इसने? बोलो 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 बोलो, सेकंड का बताओ। इनएडिक्वेट, पक्का बनता है ये सबको? किसी को डाउट है इसमें? डाउट है? देखो बेटा, उधर पे क्या बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कलेक्टेड डेटा ऑफ आउटब्रेक ऑफ डेंगू। अब यहाँ पे क्या बोला है, डेटा कलेक्ट किया है कि नहीं कलेक्ट किया है, इसकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हाँ, बट किस टाइप से कौन से डेंगू होते हैं वो जरूर बोला, लेकिन आउटब्रेक का डेटा कि कितने लोगों को अफेक्ट किया और क्या क्या हुआ, ऐसा कुछ भी डेटा नहीं। तो क्या हो जाएगा इसको, डेटा इनएडिक्वेट। देर वॉज नो आउटब्रेक ऑफ डेंगू इन द यूरोपियन कंट्रीज। बेटा ये बात ही एशियन कंट्रीज की चल रही है। ये किसकी बात चल रही है? एशियन कंट्रीज की। तो यूरोपियन के बारे में मैं कैसे कमेंट करूं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, ओवर द लास्ट डिकेड द साउथ एशियन कंट्रीज हैव नॉट सक्सेसफुली स्टेप्ड अप मैकेनिज्म टू कॉम्बैट डेंगू। क्यों, बोलो क्या होगा इसका? बेटा उन्होंने मेजर्स लिए, उसके बाद भी आउटब्रेक तो हो ही गया। तो ऑब्वियसली ये बात जो है, देयर वाज नो आउटब्रेक ऑफ डेंगू इन द, कौन सा पढ़ रहे थे, ओवर द लास्ट डिकेड साउथ एशियन कंट्रीज हैव नॉट सक्सेसफुली स्टेप्ड अप मैकेनिज्म। सक्सेसफुली वो लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तभी तो आउटब्रेक हुआ। तो इसको क्या बोल देंगे, डेफिनेटली। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली। नेक्स्ट, डीएसएस टाइप डेंगू सीम्स मोस्टली टू बी अफेक्ट। बेटा डीएसएस टाइप के लिए उन्होंने एक बात बोली थी, टू डीएसएस आर पुटिंग मोर 2.5 मिलियन पीपल एट रिस्क वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। लेकिन ये नहीं बताया कि वो अडल्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं या किसको अफेक्ट, वो पूरे पॉपुलेशन की बात। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट। फिर से बोलूं, समझ गए? तो यहाँ होता है तुम्हारा डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, खत्म। इजी है ना। देखो जहां रिक्वायर्ड है ज्यादा क्वेश्चन कराना, वहां मैं रुक भी रहा हूं, लेकिन ये पूरा तुम्हारे ही ऊपर है। डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, ये ट्राई करो। हाँ, इसके जो जो नहीं बनेंगे वो डिस्कस करो, ठीक है। ये है ना, इसके आगे सैंपल क्वेश्चंस, 10 सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको ट्राई कर, आगे बढ़ जाएं। पक्का, क्या बात। तो आते हैं हम ड्राइंग इन्फरेंस में। ये अच्छा है थोड़ा सा। ड्राइंग इन्फरेंस, चलो मैं तुमको इसका रीड करने के लिए देता हूँ पहले। एक बार रीड कर लो, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट बनेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रीडिंग ही मांगता है। तो यहाँ पे इन्फ्रेंसेस से लेकर ये जो शुरू के 2 पैरा हैं वो रीड करो एक बार।
भले 1 मिनट और ले लो, रीड करो। मतलब जैसे उसने एक एग्जाम्पल दिए, इन्फ्रेंस एक्चुअल में इन्फ्रेंस है क्या, कुछ कंक्लूजन पे आना, कुछ ऐसे कंक्लूजन पे आना जिसके बारे में नहीं बोला गया लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बोला गया। हाँ, मतलब उनका उसका रिलेटेड मीनिंग निकाल। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि योर फ्रेंड वेंट ऑन अ ब्लाइंड डेट और आके उसका मूड खराब दिख रहा है, इसका मतलब खत्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुमने इन्फर किया। ये क्या किया तुमने, इन्फर किया कि ऑब्वियसली कोई अगर ब्लाइंड डेट से आके उसका मूड खराब है, इसका मतलब डेट क्या अच्छी। तो इसी को बोलते हैं सारे पैराग्राफ्स में से इन्फर करना। अब पूरे डेटा गिवन होंगे आपको, उसमें से आपको इन्फर करना है। जैसे अगर उधर पे डेटा दिया होगा बस कि डेंगू की वजह से मान लो 10 मिलियन डेथ्स हो गई, तो आप ये इधर से इन्फर करोगे ना, देयर वाज अ आउटब्रेक ऑफ डेंगू इन द लोकेलिटी, है जो भी मतलब सिटी विटी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्फर कर। समझ रहे हो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग अलग टाइप नहीं है, ये सब मिक्स चलता है, तुम्हें बस स्टेटमेंट से उठा के इन्फर करते जाना। कर पाओगे? क्वेश्चंस पे आए क्या थोड़ा? चलो आ जाओ। तो इधर पे आओ तुम, एक्सरसाइज 1 पे आओ सीधे। पे एक्सरसाइज 1 पेज 341। हाँ बेटा, क्या है बेटा, अ स्मॉल टाउन लॉयर फ्रॉम इलिनॉइस। बेटा ये सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस और ये सब चलता है बाहर, है ना। टॉल एंड लैंकी विथ एन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल समझते हो, ये मेरा नहीं है जो, समझते हो, ठीक है। that could have gone down in Guinness Book of Records had it existed in the 19th century। मतलब ऐसा लॉयर जो जो अगर यहाँ पे स्टे करता और 19th सेंचुरी में, तो उसको क्या मिलता, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम आता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेवरदलेस ही चेंज्ड द फेस ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, स्टेयरिंग इट थ्रू अ सिविल वॉर दैट लेफ्ट बोथ द साइड्स ब्लडी। मतलब हुआ क्या, उसने सिविल वॉर में जो भी था उसका कंट्रीब्यूशन किया, जिस वजह से और क्या क्या हुए उधर पे, ब्लड वॉर्स हुए। नेक्स्ट उधर पे, हु नोज दैट मोर ही कुड हैव डन had an assassin's bullet not cut him down। assassin's bullet मतलब, assassin मतलब समझते हो, assassination होना मतलब कोई तुम्हारा दुश्मन तुमको प्लान करके मारता है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे शब्दों में वही, ठीक है। और यहाँ पे तो सामने वाले ने उसको बुलेट मारी और वो, अब ये तुम्हें, अब देखो ये किसी एक बंदे के बारे में बोला जा रहा है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किस बंदे के बारे में बोला जाए। तो यहाँ पे फिर से क्या आया, प्रायर नॉलेज। जैसे असर्शन रीजन में आया, क्लासिफिकेशन में आया, वैसे ही यहाँ पे ड्राइंग इन्फरेंस में भी कुछ 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 पैराग्राफ्स में ऐसा होगा कि तुम्हें प्रायर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर नहीं आपको वो, तो आप इसको आंसर मत करना। अब यहाँ पे देखो, देखो इधर पे, इधर बोला है द पर्सन डिस्क्राइब्ड इज, इन ड्रॉइंग द करेक्ट इन्फरेंस विच पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मोर यूजफुल। अब कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ज्यादा यूजफुल होगा, ही हैड अ बिग एडम्स एप्पल या फिर ही स्टेड द नेशन थ्रू अ सिविल वॉर। ऑब्वियसली एडम्स एप्पल तो पता नहीं कितनों का होगा, लेकिन सिविल वॉर क्या था वहां पे, एक ही बार हुआ था, मतलब एक बार तो नहीं हुआ है उसके बाद भी, बट सिविल वॉर में किसने हेल्प किया, ऐसे तो बंदे कम ही होंगे ना, लेकिन एडम्स एप्पल वाले ज्यादा बंदे होंगे। तो इधर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सिविल वॉर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वही पूछा गया है कि कौन था वो, अब्राहम लिंकन था, जिसने आपको स्टेयर किया किससे, सिविल वॉर से। दूसरी बात उसमें लिखा ही हुआ है, ग्लिटरिंग एंड शेकिंग टू द स्ट्रेन्स ऑफ प्राउड, नहीं ये अलग है। तुम इसका आंसर समझ गए, क्या आएगा इसका आंसर, अब्राहम लिंकन। ऐसे ही तुम्हें पूरा इन्फ्रेंस रीड कर, ऐसे ही तुम्हें पूरा पैसेज रीड करना और उधर से फिर पहचानना है किसकी बात चल रही। इधर पे आओ। हाँ हाँ,
टिक द करेक्ट में ऐसे पूछेंगे, आगे है एक्सरसाइज में वो दिख जाएगा तुमको। अभी पहले इसको तो करो तुम, चलो, या फिर सीधे एक्सरसाइज कर लो, तुम्हें ऐसा है तो आ जाओ। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 लिखा हुआ है इधर पे। Directions: each item in this exercise introduces a topic. 6 specific statements about the topic follow. Read them carefully, then choose the most appropriate inference. Topic क्या है? शेक्सपियर इन 19th century अमेरिका। अब उस शेक्सपियर के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स बोले हुए, अब उस टॉपिक से तुम्हें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स। मैं बोला ना, हाँ, तो ड्राइंग इन्फ्रेंस में तो सबसे ज्यादा किसी में प्रायर नॉलेज यूज होता है, तो वो पूरे टॉपिक्स में ड्राइंग इन्फ्रेंस। तो यू विल लीव दिस क्वेश्चन, ऑप्शंस रहते हैं ना, कुछ कुछ तो छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे भी एकदम थोड़े रिलेटेड ही आएंगे जो रीसेंट चीजें हुई हैं। ये क्वेश्चंस का है थोड़े से ज्यादा पुराने क्वेश्चंस। ठीक है, आओ करो इसको। चलो चलो चलो, चलो करते। In the early 19th century, Shakespeare was the most widely performed playwright in the town, in the both north and southeast. शेक्सपियर के क्या होते थे वहां पे, प्लेस चलते थे बहुत अलग अलग जगह, ड्रामाज, और यहाँ पे क्या होता था, शेक्सपियर के ही तो प्लेस चलते थे। नेक्स्ट इधर पे क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, English and American actors could always earn money by performing Shakespeare in towns both big and small। मतलब सारे अमेरिकन एक्टर्स जो हैं वो क्या होता था, बहुत सारे शेक्सपियर के प्लेस चलते, तो कहीं भी चले जाओ आपको इजीली काम मिल जाता था। उस वजह से क्या होता था, आपको अर्निंग भी हो जाती, किसको, एक्टर्स को। ठीक है, ड्रामेटिस्ट या फिर एक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पे, American audience were famous for their participation in performance of Shakespeare's plays. They hurled eggs and tomatoes at the villains and cheered and whistled for the heroes। ये सारे तुम्हें स्टेटमेंट बताते जा रहा है, इसमें से तुम्हें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो इधर आ जाओ, नेक्स्ट पहले रीड तो कर लो पूरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ द 19th century, theater owners claimed that the most ordinary people couldn't understand Shakespeare and they were refusing to stage his plays। अब एट द एंड ऑफ द 19th century क्या हुआ वहां पे कि शेक्सपियर के शोज जो हैं बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, उस वजह से क्या होगा, ऑडियंस ही नहीं इकट्ठी होगी, तो वहां पे प्लेस रन करने की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, in the early 1800s, theater goers in big cities could often choose between 3 different productions of Macbeth or Romeo and Juliet. By the end of 19th century, it was hard to find one production of a Shakespeare play, let alone several। मतलब क्या हो गया, धीरे 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 शेक्सपियर और उसके जगह क्या आने लगे, यहाँ पे मैकबेथ और तुम्हारे रोमियो जूलियट के शोज ज्यादा प्रेफर। अब यहाँ पे देखो इन्फ्रेंस लिखा हुआ, इन्फ्रेंस एक बार रीड करो। Early American audience embraced Shakespeare plays enthusiastically because they wanted to prove that they were as clever and sophisticated as their former British rulers। मतलब ये जब ब्रिटिश रूलर्स थे तब के टाइम पे शेक्सपियर के प्लेस चलते थे, लेकिन वही wannabe वाला क्राउड की हाँ हमें भी समझ आता है, उस वजह से वो क्या कर रहे थे और देखते चले जाए थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इट विल बी डिवाइडेड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम।
ठीक है। द रोल ऑफ शेक्सपियर इन अमेरिका चेंज ड्रामेटिकली एज द 19th सेंचुरी ड्रू टू अ क्लोज, मतलब 19th सेंचुरी क्लोज होते होते वहां पे क्या हुआ, शेक्सपियर के शोज डिक्लाइन हो गए या फिर बंद ही हो गए ऑलमोस्ट, और उनकी जगह किसने ले ली, रोमियो एंड, हाँ, मैकबेथ एंड रोमियो जूलियट के शोज। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंसेस हैं। अब ये दोनों इन्फ्रेंसेस यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों इन्फ्रेंसेस में से कौन सा ट्रू है ये बताना है तुमको। बताओ कौन सा ट्रू है। Early American audiences embraced Shakespeare plays enthusiastically because they wanted to prove that they were as clever as, ऐसा कहीं पे भी लिखा है क्या ऊपर, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा आप स्टेटमेंट के ऊपर से इन्फर कर सकते हो क्या, ऐसा यहाँ पे ट्रू नहीं है। सेकंड क्या बोला, द रोल ऑफ शेक्सपियर इन अमेरिकन चेंज ड्रामेटिक, ये तो पूरा डेटा ही गिवन है, ये तो पूरा सिनेरियो ही बता रहे एक एक करके कि तुम्हारे 19th सेंचुरी में क्या होने लगा। अब तुम्हें नहीं भी पता हो उसके बारे में, लेकिन ये स्टेटमेंट्स पढ़ के समझ तो आ रहे हैं शेक्सपियर का डिक्लाइन आने लगा, और स्टेटमेंट बी सीधे सीधे उसी को तो बता रहे, तो क्या करेक्ट होगा, ए या बी। जिसका डेटा गिवन हो उसी को आंसर में टिक करेंगे, तो इधर पे क्या हो जाएगा आंसर बी, इधर पे क्या हो जाएगा आंसर बी। समझ में आ रहा है, आंसर ए हो सकता है, लेकिन ऐसा डेटा कहीं पे दिया हुआ है क्या ऊपर कि ऐसा हुआ, इंस्टेड वहां पे डेटा किसका दिया हुआ है कि शेक्सपियर के शोज क्या होने लगे, डिक्लाइन। रीजन वहां पे स्पेसिफाइड उतना अच्छा नहीं है, हाँ रीजन ये जरूर दिया था कि लोगों को थोड़ा कम समझ आ, ठीक है, क्या समझ में आता है। अगर इन्फ्रेंस में ऐसा कुछ लिखा होता रीजन कि शेक्सपियर के शोज लोगों को कम समझ आने लगे इसलिए डिक्लाइन हो लगे शोज, तो वो भी इन्फ्रेंस क्या हो जाता, करेक्ट, क्योंकि वहां पे ऐसा डेटा वहां ऊपर दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा भी आप आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस टोन क्या चल रही है पूरे पैर की, समझ पा रहे हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, ट्राई करना थोड़े क्वेश्चंस, जो जो नहीं बने तो फिर समझ ले। चलो, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा ड्राइंग इन्फ्रेंस खत्म, नंबर टेस्ट हम कर चुके, सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी हम कर चुके, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बचता है यहाँ पे तुम्हारा। टॉपिक 9 स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। चलो, अब जैसे आपने ड्राइंग इन्फ्रेंस में देखा, आपने इसके पहले स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक टाइप वहां पे सिलॉग्स भी देखा था कि कंक्लूजन वन फॉलोज नॉट फॉलोज, वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है। किसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी के बाद हम क्या ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वहां ऐसा हुआ होगा, मतलब प्रोबेबल वाले इवेंट्स जो होते हैं वो कौन किस में आते हैं, अजम्पशंस में आते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या होती है इसमें, पॉसिबिलिटीज, तो तुमको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा कि ये अजम्पशन करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हुए पेट्रोल के और उस वजह से बोल रहा है वहां पे वर्कर्स कम काम करने लगे, आपस में कुछ लिंक है क्या, ये अजम्पशन भी उस डेटा के हिसाब से करेक्ट है क्या, नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि वहां पे प्राइस इंक्रीज हुए तो उस वजह से बाकी सारे कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज हुए, ये अज्यूम करना एकदम करेक्ट है। तो किस स्टेटमेंट के लिए क्या अजम्पशन ट्रू है ये हमको यहाँ पे बताना है, समझ पा रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू। तो आओ अपन इधर पे क्वेश्चन पे चलते, स्टेटमेंट रीड करो पहले, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट है क्या, ये इधर पे फर्स्ट ऐसे फिर स्टेटमेंट इन, हाँ, इन लॉजिक का स्टेटमेंट इज ईदर अ मीनिंगफुल declarative sentence that is either true or false or that which a true or false declarative sentence asserts। मतलब यहाँ पे Socrates is immortal, Delhi is the capital of India, a statement is different from a sentence, a sentence is one form of a statement whereas there may be several ways of formulating some statement। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, all men are mortal, every man is mortal are two different sentences that form the same statement। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है इधर पे, हाँ क्या है, ये डिक्लेरेटिव टोन है, ये पूरी क्या है, डिक्लेरेटिव टोन। तो जहां पे भी डिक्लेरेटिव टोन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर स्टेटमेंट्स। समझ पा रहे हो, डिक्लेरेटिव यूनिवर्सल ट्रुथ्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट्स। इसके बाद आता है असम्पशन, एक बार असम्पशन रीड करो।
तो assumption is an unstated premise that support, वो मैं तुमको premise बता रहा था, major premise, minor premise, कल से logs में, उसी टाइप से ये भी क्या एक premise है. An assumption is a premise that supports the conclusion. Assumption क्या करता है, conclusion को support करता है. Both premise and assumption are unquestionable facts, but the assumption, unlike the premise, is not explicitly stated and needs to be deciphered. इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही ट्रू होगा, लेकिन उसको हमको क्या करना है, इन्फर करके देखना है कि वेदर दिस कैन बी ट्रू और नॉट. ठीक है, वो साफ साफ बोल रहा है कि वहां पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया होगा कि ऐसा हुआ ही, लेकिन आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अजम्पशंस. आओ अपन क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट अजम्पशन अब इधर पे दिया हुआ है. स्टेटमेंट क्या है बेटा, नीचे एग्जाम्पल में, अ बिग रिटेल स्टोर वाज अटैक्ड बाय वेजिटेबल वेंडर्स इन अमृतसर. अजम्पशंस, अब ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है, उसके बारे में लिखा हुआ है. द स्टोर हैज अफेक्टेड the livelihood of local vegetable vendors. This may be true. और the store is built in thickly populated areas. बताओ यहाँ पे क्या होगा. ऑब्वियसली उधर पे क्या हो रहा होगा बेटा, वहां के जो लोकल वेंडर्स है उनको काफी प्रॉब्लम हुई होगी बड़े स्टोर की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, उस पे अटैक किया. नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, बताओ. तो रिलेवेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला कि सेकंड? क्या फर्स्ट वाला assumption क्या लिखा था फर्स्ट में, अटैक क्यों किया, क्योंकि वो लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहा था. तो इधर पे क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट assumption विल बी फर्स्ट. खत्म, समझ गए. एक और क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. स्टेटमेंट देखो वहां बेटा, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल फोन्स व्हाइल यू आर इन द थिएटर, अ नोट इज आउटसाइड द थिएटर. assumption, every viewer who enters the theater keep mobile phones. तो ये तो obviously assumption ऐसा किया जा ही सकता है कि हर कोई जो आता है आजकल मोबाइल फोन्स तो रखता ही. सेकंड यहाँ पे क्या है, इधर पे बताओ, switched on mobile phones might distract the performers in this. अब बताओ इधर पे क्या हो जाएगा, assumption 2 क्या हो जाएगा. अब इधर पे assumption 2, इधर क्या दिया हुआ, assumption 2 is implied by the given statement. अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो क्या था, एवरी व्यूअर हु एंटर्स द थिएटर कीप मोबाइल फोन्स, ये पहला assumption. सेकंड assumption क्या है, स्विच्ड ऑन मोबाइल फोन्स माइट डिस्ट्रैक्ट द परफॉर्मर्स. तो अब बोला क्यों जाता होगा प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल फोन्स, इसलिए कि सबने मोबाइल रखा हुआ है, अरे इससे स्विच ऑफ करने का क्या लेना देना. क्यों बोला गया होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा परफॉर्मर्स को. तो कौन सा assumption मोस्ट अप्रोप्रिएट है इधर पे, सेकंड अप्रोप्रिएट है. फर्स्ट वाले में क्या है, हाँ ये सही बात है कि मोबाइल फोन सबके पास होते होंगे, लेकिन इसका स्विच ऑफ कराने से क्या लेना देना. एक दूसरे को क्या करने चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए स्टेटमेंट और assumption. तो कौन सा सपोर्ट करेगा assumption, सेकंड, दैट इट माइट डिस्ट्रैक्ट द परफॉर्मर्स, इसलिए उन लोग क्या कर देते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करवा देते हैं. चल इधर पे ये रूल्स रीड कर लो एक बार. assumption is always indefinite and positive. ठीक है, assumption क्या होता है, कोई ये नहीं बोल सकता डेफिनेटली ट्रू, देन हाउ विल इट बी assumption. अगर डेफिनेटली ट्रू हो गया तो वो assumption रह ही नहीं गया, है ना. तो ये क्या होता है, indefinitely true, मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव टोन में बोला गया हुआ स्टेटमेंट, which might be true. ठीक है. नेक्स्ट, some to large extent many much exist in the assumption, मतलब ये सब assumption में यूज किए जाने वाले, मतलब ये वर्ड्स अगर यूज किए गए तो ऑब्वियसली वो assumption है. नेक्स्ट वहां पे क्या बोला है, some words like only, each, any, very, all, question indicating word, why, these, what, answer indicating words, therefore, definitely, but certainly exist in assumption. That assumption will be explicit. explicit होना मतलब false हो जाना, explicit होना मतलब false हो जाना. देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारे पास लिखा हो therefore, definitely, अब यार ये है ही indefinite sentence और वो लिख दे therefore मतलब इसका होने की वजह से ये हुआ ही है, उसने क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया. तो इधर पे ऐसे assumption क्या हो जाएंगे, गलत. और अगर उसने वर्ड ही यूज कर लिया दिस डेफिनेटली या फिर बट सर्टेनली, तो इधर पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे assumptions क्या हो जाएंगे वहां पे, फॉल्स. फॉल्स को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ट्रू को बोलते हैं इम्प्लिसिट. अब आपसे दो ही बातें पूछी जाएंगी assumption में, वेदर इट इज इम्प्लिसिट और इट इज एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट मींस फॉल्स, इम्प्लिसिट मींस ट्रू. ठीक है.
Next, some words like some, too large extent, many, much exist an assumption. That assumption will always be implicit. मतलब अगर ऐसे words आ जाए some या फिर टू लार्ज एक्सटेंट या फिर मेनी मच, तो ऐसे assumptions क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे. क्योंकि अगर किसी चीज के बारे में बोला और बोला सम ए आर अफेक्टेड बाय दिस बी, तो ऐसा हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी तो है ना. हाँ, लेकिन डिपेंडेंट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि कुछ और ही बात चल रही है राइट्स की, बता दिया एप्पल के प्राइस बढ़ गए, बोले हो, समझ रहे हो, रिलेटेड होना चाहिए. चलो नेक्स्ट यहाँ पे, any assumption that is conveying the message of advertisement, notice, appeal, that assumption will always be implicit. मतलब ऐसा assumption जहाँ पे क्या हो, नोटिस वगैरह या अपील वगैरह उधर पे लिखी हो assumption में, तो इधर पे क्या हो जाएंगे ऐसे assumptions ट्रू. जैसे इधर पे राइट्स हुए हो कहीं जगह पे और assumption में दिया हो ड्यू टू दिस द पुलिस issued a notice to stay inside your homes. So ऐसा assumption किया जा सकता है कि हाँ राइट्स हुए होंगे, उस वजह से पुलिस सबको अंदर जाने के लिए बोल सकती है. तो अगर नोटिस, अपीलिंग ये सब हो तो क्या हो जाएगा वो ट्रू. वैसा assumption क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो चलो अब बहुत ज्यादा इसके आगे वाले करने की जरूरत नहीं है. ये लास्ट बस जो लिखा है, इन इफ एनी assumption is talking about past and future, that assumption will always be explicit. मतलब पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में assumption बात नहीं कर सकता. assumption will always be based on present. ठीक है, अगर फ्यूचर और पास्ट की बात चल रही है assumption में, तो उसको क्या बोल देंगे, वो assumption explicit है या फिर false. समझ पा रहे हो, कर पाओगे इधर पे. एनी assumption that is talking about the social welfare. अब social welfare क्या आ गया, पॉजिटिव टोन में आ गया. गवर्नमेंट पॉलिसीज, that assumption will always be implicit. मैंने बोला अगर indefinite है और पॉजिटिव टोन है तो वो assumptions हमेशा क्या होंगे, implicit. तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू. चलो हो गया. ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले भी क्या होते हैं, सारे के सारे implicit होते हैं. और कंपैरिजन कभी भी assumption में नहीं किया जाता. ये सारे रूल्स मैं तुम्हें सम अप कर दिए, इन सबको यूज करके आओ क्वेश्चंस कर. तो क्वेश्चन पे आओ तुम. नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज 356. क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो आंसर्स कैसे दिए, इन ऑप्शंस भी लिख के दे दिए तुमको. ऑप्शन ए इज पेज 356 पे आ गए सब लोग. देखो बेटा उधर पे क्या दिया हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर. जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड. ये assumptions है. अब ये assumption क्या हो सकता है, ईदर इट विल बी इम्प्लिसिट और इट विल बी, फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट हो सकता है या सेकंड इम्प्लिसिट हो सकता है. ईदर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट या फिर नीदर 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट. दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट. तो ये सारे तुम्हारे ऑप्शंस को यूज करके तुम आंसर दोगे. तो आओ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. वो स्टेटमेंट जो लिखा है एक बार रीड करो स्टेटमेंट. करना बेटा, ट्राई तो किया, अगर बैठा क्यों रहता है, गलत आंसर करेगा इससे ज्यादा क्या हो जाए, बैठा रहेगा तो काम नहीं बनेगा. हो गया. आओ अपन पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ कंफर्मेशन. अब ये है क्या, अ लाइन इन एन अपॉइंटमेंट लेटर. ये एक लाइन लिखी है अपॉइंटमेंट लेटर. अपॉइंटमेंट लेटर समझते हो, किसी भी जॉब में आपको हायर किया जाता है तो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं. अपॉइंटमेंट लेटर में स्पेसिफाइड रहता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम. व्हाट इज प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड मतलब एक समझ लो एक ट्रायल पीरियड होता है. दिस इज फॉर बोथ कंपनी एंड एम्प्लॉय, है ना, दोनों के लिए एक ट्रायल पीरियड होता है. प्रोबेशन पीरियड गिव्स यू द फ्रीडम टू लीव एट एनी टाइम एंड उनके तरफ से भी सेम कि तुमको निकाल भी सकते हैं किसी भी वक्त.
उस पे उनको कोई भी नोटिस और ये सब सर्व करने की जरूरत नहीं रहती है। इसको बोलते हैं प्रोबेशन। ये हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ कुछ में 3 मंथ्स 2 मंथ्स होता है, इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर का प्रोबेशन। अब ये होता क्यों है? क्योंकि यार जनरली क्या होता है, हमें नहीं पता जिसको हम हायर कर रहे हैं वो कैसा है। रेज्यूमे देखा, इंटरव्यू लिया, दिस डज नॉट इंश्योर्स दैट ही विल वर्क वेल। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को हायर करके देखना पड़ेगा कि वो कैसा काम कर रहा है। तो उसी पे इसने बोला है यहाँ पे अजम्पशन, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। हाँ, कुछ हद तक आप सोच सकते हो, टू सम एक्सटेंट यू कैन प्रिडिक्ट दैट दिस मैन विल वर्क दिस थिंग्स, बट ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमें कब पता चलेगा, जब हम उसको अपॉइंट करेंगे और काम करवाएंगे उसे, तभी उसका काम समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। ऑब्वियसली यार उसको काम तो करके ही दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी हायरिंग कंफर्म होगी। प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या आ जाता है, कंफर्मेशन, कि यस यू आर अपॉइंटेड एज दिस प्रोग्रामर या सीएस या जो भी। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या होता है यहाँ पे, क्या समझ में आता है, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है कि हाँ एग्जैक्ट नॉलेज हम नहीं लगा सकते अपॉइंटमेंट के ऑफर के टाइम, और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये किसके पर्सपेक्टिव से बोला गया, एम्प्लॉय के, कि एम्प्लॉय भी उधर पे अपनी सेल्फ वर्थ प्रूफ करने की कोशिश करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू। अब ट्रू है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इम्प्लिसिट। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इम्प्लिसिट। आओ इधर पे क्वेश्चन 2 भी करके देखो जल्दी से। ओके, हो गया बेटा, इसे इसमें 2 मिनट काम है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 or so। अब इधर पे ऐसा करते हैं, 5 साल की एज में हम एडमिशन देते हैं स्कूल्स में चिल्ड्रन को। अब ये ऐसा होता क्यों है, उसका अजम्पशन लिखा हुआ है। ये क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझ पा रहे हो ना? अब क्या है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है कि एट द एज ऑफ 5 एडमिशन दिया जाता है स्कूल्स में। लेकिन इसके अजम्पशन क्या है, इसका अजम्पशन उधर पे लिखे हुए हैं, एट द एज, at that age the child reaches appropriate level of development and is ready to learn। मतलब थोड़ा बहुत ग्रास्पिंग पावर जो है उनमें डेवलप होने लगता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि 5 साल की एज में उनको एडमिशन मिल जाना चाहिए स्कूल में। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि यार 6 साल से बड़े बच्चे को एडमिशन ही नहीं दे, ऐसा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये अजम्पशन तो एकदम ही एक्सप्लिसिट है। और मैंने क्या बोला, जहां पे भी पॉजिटिव तुम्हारा टोन बनेगा वो इम्प्लिसिट होगा, और जहां पे भी नेगेटिव टोन बनेगा वो लगभग हर बार क्या होगा, एक्सप्लिसिट। और ये नेगेटिव टोन है, दैट स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। तो ये तो टोन भी क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये होगा भी क्या, एक्सप्लिसिट। तो ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। समझ पा रहे हो? एक और आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। कौन से टेस्ट है? तो ये तो जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे। कितने कितने क्वेश्चन के? बस 250, बस बस बस। क्वेश्चंस आने कितने वाले हैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा,
तो 50 क्वेश्चन तो कर दोगे 1 घंटे में, तुम लोग कर दोगे ना 1 घंटे में, इतना ही टाइम तो मिलता है। चलो 1.25 घंटे में कर दोगे। चलो आओ इधर पे क्वेश्चन 3 करो। इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंचुअलिटी इन ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉइज इन चार्ज ऑफ अ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बहुत सारे लोग लेट आ रहे होंगे तो उसके लिए वो क्या बोल रहा है कि इनको कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है बेटा, आने जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो। कि खुद की गाड़ी भेज दो, कहाँ से लेट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि अभी खुद के ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेट हो रहे हैं, आप ऑफिस की गाड़ी भेज दो। हाँ, हाँ कार भी चलाती हैं, अच्छी कंपनी में जाओ। हाँ क्या है यहाँ पे, अजम्पशन कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। ये हो गया अजम्पशन 1। सेकंड अजम्पशन क्या है यहाँ पे, डिसिप्लिन्ड एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो ये जो अजम्पशन है, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ये तो इसका मतलब समझते हो, अगर डिसिप्लिन रख रहा है उसका कुछ उसको बेनिफिट भी मिलना चाहिए तुरंत। तो ये क्या होता है, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड। दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, दिस इज अ इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। पॉजिटिव टोन हमेशा क्या होगी, इम्प्लिसिट। तो अजम्पशन 2 क्या हो जाएगा, सही। और मैंने देखो अजम्पशन 1 में तुमको बोला कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, ये क्या हो गया, नेगेटिव टोन। और ये नेगेटिव वाले सारे क्या हो जाते हैं, एक्सप्लिसिट। नेगेटिव वाले अजम्पशंस क्या हो जाते हैं, सारे एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। समझते हो क्या, पक्का। तो क्या तुम्हें ये स्टेटमेंट और अजम्पशन ये सब बन पाएगा, वाह। तो बेटा अब यहाँ पे जो तुम्हारा बचा है वो मैं बता दे रहा हूँ इस चैप्टर में। तो बेटा लेसन 6 में बचता है आपका कैलेंडर एंड क्लॉक्स। हाँ 1 मिनट बेटा मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं परेशान कर रहा हूँ, आज संडे थोड़ी है कि किसी और की क्लास नहीं है या टेस्ट नहीं है। लेसन 6 में क्या है, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, ये बचा हुआ है, ये नहीं करा रहा हूँ अभी, बस लिस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मुझे याद रहे, मैं भूल जाऊँ तो तुम याद दिलाते, नहीं तो छूट जाता है फिर। लेसन 7 में क्या बचा हुआ है, याद नहीं दिलाओगे, तुम्हारा ही लॉस है मेरा क्या। लेसन 7 में क्या है बताओ, ट्रूथ टेलर्स। अब लेसन 8 हो चुका है पूरा खत्म। तो बेटा पूरी लॉजिकल में उठा के बस ये 3 टॉपिक बचते हैं, बाकी सारा आपको उठा के अब प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। रोज बिल्कुल लग जाओ पीछे, एक आध हफ्ते में तुम अगर लग के कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा खत्म, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, ऐसे छोड़ के मत जाना, जो चीजें नहीं बन रही हैं उसमें एफर्ट देना, अभी बहुत टाइम है इसमें, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक यहाँ बचे। और बेटा अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं जो करंट अफेयर्स के साथ है तुम्हारा, तो उसमें बचा हुआ है चैप्टर के 6 और 7 लिखते हो ना, उसमें क्या लिखते हो, 5 और 6। 2 चैप्टर में से 7 और 8 है शायद। तो लास्ट वाला चैप्टर जो है उसमें तुम्हारा बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे। और इसके पहले वाला चैप्टर पूरा बचा हो। तो अब तुम समझते हो तुम्हारे अगले 2-3 दिन क्या चलने वाला है, यही टॉपिक्स चलेंगे। आज मैं तुमको एप्टीट्यूड से दे देता हूँ थोड़ी सी छुट्टी, नहीं पढ़ा रहा एप्टीट्यूड। तुम्हारा टेस्ट भी है, तुम्हारा मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट बाद से 15 मिनट बाद से तुम्हारा टेस्ट चालू हो जाएगा। तो 10-15 मिनट का ब्रेक, 11:20 या 11:25 से तुम्हारे ऐप में टेस्ट हो जाएगा चालू। तो वो करना, 1-1.25 घंटा लगेगा, 12:40 तक चले जाना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मतलब टेस्ट जिसका जैसे हो जाए, और कुछ क्लास थोड़ी है आज तुम्हारी, नहीं है।